हेलो बच्चे लोग, होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर रिया मैम और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे बैक बेंच सीरीज 2.0 के बायोलॉजी का लेक्चर 7। तो आज हम लोगों को स्टार्ट करना है हमारा थर्ड यूनिट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा वेटेज रखती है। इस यूनिट का नाम है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इस यूनिट में हम लोगों को पढ़ना है कि हमारी ह्यूमन बॉडी भैया कैसे वर्क करती है, कैसे वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है और हमारे कैसे ह्यूमन को पूरा प्रोसेस करने में हेल्प कर रही है, लाइफ के प्रोसेस करने में हेल्प कर रही है और कैसे उसको चला रही है ना। तो अगर हम लोग इस यूनिट की बात करें तो इसका पहला चैप्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि 8 से 10 मार्क्स का आता है। तो अगर हम लोग बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की तो भैया हम सर्कुलेटरी सिस्टम आज से ही पढ़ेंगे, पर आज सर्कुलेटरी सिस्टम का लेक्चर 1 होगा क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है तो दो लेक्चर्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो भाई हम लोग सब जानते हैं है ना कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हम लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ा था कि उसका जो मेन कंपोनेंट है 3 चीजें, दैट इज हमारा हार्ट, द पंपिंग ऑर्गन जो ब्लड को पंप करेगा। देन दूसरा इज ब्लड। अब ब्लड किसके थ्रू पंप होके जाएगा? हमारी आर्टरीज के थ्रू, आर्टरीज से जाएगा, वेन्स से जाएगा, कैपिलरीज से जाएगा, मतलब ब्लड वेसल। तो 3 कंपोनेंट है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के। अब भैया सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? तो अगर हम लोग बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, तो भैया हमारे अलग अलग चीजें ट्रांसपोर्ट करने के लिए वहां सेल तक जहां पे उनको नीड है, जैसे न्यूट्रिएंट्स की नीड सेल को है तो सेल तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना, सर्कुले वो ऑक्सीजन की नीड सेल तक है तो ऑक्सीजन पहुंचाना, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड लेना, उनसे वेस्ट मटेरियल लेना। तो इसलिए हमें सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत पड़ती है ना। अब ये जो सर्कुलेशन है ये फ्लूइड की मदद से होता है। ये किसकी मदद से होता है? फ्लूइड की। तो भैया ये फ्लूइड हमारी बॉडी में है, इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं बॉडी फ्लूइड। इनको क्या बोलते हैं? बॉडी फ्लूइड। तो अगर हम लोग बात करें तो हर किसी ऑर्गेनिज्म में, हर किसी एनिमल में क्या मिलेगा? हमें हमें सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो भैया हम लोगों ने बता दिया कि इसके 3 मेन कंपोनेंट हैं, दैट इज हार्ट, हमारा प्यारा हार्ट है ना, है ना। तो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता हार्ट का, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। देन हमारी ब्लड, हमारा प्यारा ब्लड, और हमारे ब्लड वेसल्स, तो भैया ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये किसकी तरह काम करेंगे? ये एक हाईवे की तरह काम करेंगे, ये एक पाथवे की तरह काम करेंगे और ये क्या करेंगे? तो मतलब हार्ट से ब्लड लेके जाएंगे अदर ऑर्गन्स तक, अदर सेल्स तक, अदर टिश्यूज तक, है ना। तो ये काम किसका है? हमारे प्यारे ब्लड वेसल्स का ही है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। अगर हम लोग इस चैप्टर की बात करें तो बहुत बड़ा चैप्टर है। आज हम लोग क्या क्या पढ़ लेंगे? आज हम लोग पढ़ लेंगे कि भैया ब्लड मतलब बॉडी फ्लूइड्स के बारे में, सारे बॉडी फ्लूइड्स जो तीन प्रकार के हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे। देन हमारा जो ब्लड है वो उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लेंगे। देन ब्लड के कंपोनेंट्स मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के टाइप्स के बारे में पढ़ लेंगे, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ लेंगे। देन क्लॉटिंग मैकेनिज्म, आज सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे। और हम क्या पढ़ेंगे? हम लोग RH फैक्टर पढ़ेंगे जो कि प्रेगनेंसी में यूज होता है, वो बहुत पूछा जाता है ना। और हम लोग क्या पढ़ेंगे? ABO ग्रुपिंग पढ़ लेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे और उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग ह्यूमन हार्ट पढ़ेंगे एकदम डिटेल में, और उसके बाद फिर हम लोग सर्कुलेशन पढ़ेंगे और बाकी सारी जितनी भी उससे रिलेटेड चीजें हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ही डिटेल में दिया गया है, तो आपको एकदम डिटेल में समझना है और अपने नोट्स बनाते चलने हैं। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी पेन ले लो और नोट्स बनाते चलो। ठीक है, अब हम लोग अगर हर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं फ्लूइड। वो फ्लूइड्स क्या होते हैं? सर्कुलेट होते हैं थ्रू आउट द बॉडी, उनके ही थ्रू न्यूट्रिएंट्स, उन्हीं के थ्रू गैसेस एक्सचेंज, तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। ठीक है, अब जितने भी ये फ्लूइड्स हैं, अब ये क्या करेंगे भैया? मैंने तुमको बताया ट्रांसपोर्ट करेंगे सब्सटेंसेस का, और ये हमारी बॉडी में है, एनिमल की बॉडी में है तो इनको क्या बोलते हैं?
बॉडी फ्लूइड्स बोलते हैं। तो अगर हम लोग बात करें, इनको बॉडी फ्लूइड्स बोलते हैं। अब इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। हमें क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, जो कि है हमारा प्यारा सर्कुलेटरी सिस्टम। ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम हमारा कौन सा है? सर्कुलेटरी सिस्टम ही हमारा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, अरे चलो कोई बात नहीं है, हो जाए, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है। ये सारा मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी पहुंचाता है, जहां जहां बॉडी को नीड है। बॉडी को अगर ऑक्सीजन की जिस सेल को नीड है वहां तक पहुंचाएगा, ऑक्सीजन को किसी और चीज की नीड है सेल को तो वहां उसको पहुंचाएगा। ठीक, अब देखो क्या क्या पहुंचाता है, दोबारा से एकदम हाईलाइट वे में पढ़ लेते हैं। देखो, पहली चीज जो वो पहुंचाएगा दैट इज न्यूट्रिएंट्स। मैंने तुम लोगों को बताया कि वो क्या पहुंचाएगा? न्यूट्रिएंट्स पहुंचाएगा। फिर वाटर पहुंचाएगा, है ना, ऑक्सीजन पहुंचाएगा हमारे बिलियंस ऑफ सेल्स में, जितने भी हमारे बॉडी के बिलियंस ऑफ सेल्स है, और वहां से क्या ले लेगा? वेस्ट ले लेगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सेल, जो भी सेल प्रोड्यूस कर रहा है, और वो वाले भी वेस्ट भी, नाइट्रोजिनस वेस्ट, है ना, जो हम लोग को अगले चैप्टर में पढ़ना है, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो ये है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम लोगों ने थोड़ा क्लास 8th में पढ़ा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग ने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पढ़ी थी, मुझे याद है। आरएच फैक्टर इतना नहीं पढ़ा था, सिर्फ नॉर्मल सा नाम पढ़ा था उसका। और हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी, दैट इज आर अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट डबल सर्कुलेशन। वो हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, और हम लोग ये बेसिक पढ़ चुके हैं, इसका थोड़ा एडवांस वर्जन पढ़ना है। ठीक है, अब मैंने तुमको बताया इट इज अ हाईवे, जहां से क्या पास हो रहा है? न्यूट्रिएंट्स पास हो रहे हैं, सब्सटेंसेस पास हो रहे हैं, तो इट इज हाईवे। ठीक है, और ये क्या करता है? वेरियस पार्ट तक क्या पहुंचाएगा? चीजें पहुंचाने का काम इसी का है कि वेरियस पार्ट तक चीजें पहुंच जाए। चलो, फिर एनिमल्स की बात करें तो इनमें 3 पार्ट्स होते हैं, क्या क्या? फ्लूइड ट्रांसपोर्ट मीडियम, दैट इज ब्लड और लिम्फ। तो क्या क्या होगा? या तो ब्लड होगा या तो लिम्फ होगा। ठीक, देन द पंपिंग ऑर्गन कंट्रोलिंग सेंटर, द हार्ट। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा सकता है, पंपिंग ऑर्गन, नेम द फॉलोइंग में पंपिंग ऑर्गन। तो आप यहां लिख सकते हो क्या? हार्ट। ठीक है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही है, आपको पता ही है। देन पाथ थ्रू विच ट्रांसपोर्ट मीडियम सर्कुलेट्स, दैट इज ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स। तो हमारे क्या है? ब्लड वेसल्स है और लिम्फ वेसल्स है। चलो, अब हमारी बॉडी को क्यों नीड है भाई? क्यों नीड भैया? कि सारे सेल तक क्या पहुंच सके, उनका न्यूट्रिएंट्स पहुंच सके, उनको जो वेस्ट बना है वो ले जा सके, इसलिए हमको इसकी जरूरत है। तो भैया देखो यहाँ लिखा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट एंड एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स व्हिच हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के हर सेल तक वो पहुंच जाए। ठीक, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम टेक्स इन एयर कंटेनिंग O2 which goes to the lungs. From there O2 has to be transported. तो अलग अलग सेल्स तक O2 ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, और वहां से क्या मिलनी चाहिए? CO2 लेके आनी चाहिए। ठीक है, अब जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है, एक्सेसिव सॉल्ट है, यूरिया है, वो भी कहाँ जाना चाहिए? हमारे प्यारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में जाना चाहिए, जो कि हम लोग को अगला चैप्टर पढ़ना है। अब हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये भी पढ़ना है, एंडोक्राइन सिस्टम। तो हमारे जो हार्मोन्स हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट कर रही है, वो कैसे पास होते हैं? हम लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा था कि वो थ्रू ब्लड के पास होते हैं, ब्लड में जाते हैं और टारगेट सेल तक पहुंचते हैं। हम लोग जानते हैं कि जहां वो रिलीज होते हैं वहां उनका काम नहीं होता, उनका काम कहीं और होता है, तो वो ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू ब्लड एंड दे आर डक्टलेस ग्लैंड। हम लोग ने ये भी पढ़ा था, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड, दे डोंट हैव डक्ट जो सीधे पोर करेगी, ये ब्लड के मीडियम से, ब्लड के थ्रू वहां तक जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे बॉडी में जो फ्लूइड है। तो 3 टाइप के फ्लूइड हैं, एक हमारा टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड, एक हमारा ब्लड, एक हमारा ब्लड, और एक हमारा लिम्फ। तो 3 टाइप के फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड, ब्लड और लिम्फ। अब अगर
हम लोग बात करें तो हमारी बॉडी, जो ओवरऑल बॉडी है ह्यूमन एडल्ट की, उसमें 40 लीटर्स ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट होता है। उसमें 40 लीटर्स ऑफ क्या प्रेजेंट होता है? बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसमें 25 लीटर क्या होगा? हमारा इंट्रासेल्यूलर होगा। इंट्रा मतलब सेल के अंदर, सेल के अंदर, ठीक है। और बाकी बचा हुआ 15 लीटर क्या होगा? एक्स्ट्रा सेल्यूलर होगा, मतलब सेल के बाहर। सेल के अंदर मतलब उनका साइटोप्लाज्म, उनका न्यूक्लियोप्लाज्म, फ्लूइड ही तो है भाई, है ना। फिर अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो फ्लूइड है वो मेनली तीन टाइप का है। तो हमने बताया तुमको, हमने क्या बताया? ब्लड बताया, टिश्यू फ्लूइड बताया और लिम्फ बताया। तीनों बताए कि बॉडी फ्लूइड 3 टाइप के होंगे, ब्लड, लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड, ये तुमको बता दिया। चलो अब बात करते हैं हमारे प्यारे ब्लड। तो हम लोग जानते हैं रेड कलर का होता है और क्या करता है? ये सर्कुलेट होता है थ्रू हार्ट फ्रॉम एंड वेरियस ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स एंड द सेल्स, ठीक है। अब ये तो हम लोग जानते थे। अब टिश्यू फ्लूइड क्या होता है? टिश्यू फ्लूइड इज कलरलेस। टिश्यू फ्लूइड इज कलरलेस और ये वो फ्लूइड है जो ऑर्गन के बीच में मिलता है ना। वेरियस सेल्स इन द ऑर्गन, सेल्स के बीच में मिलेगा, जो उस सेल के मतलब ऑर्गन के अंदर जो सेल्स होंगे उनके बीच में मिलेगा, उस टिश्यू उसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। तो इसमें क्या होता है? ये क्या होता है कि तुम लोग जानते हो कि ब्लड मतलब आर्टरीज और वेन्स मिलती हैं और ज्वाइन करते हैं, क्या बनाती है? कैपिलरीज। आर्टरीज का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, वेन्स का बहुत कम होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है? जो कैपिलरीज की वॉल होती है वो लीक करती है, वो लीक करती हैं और उस लीकिंग की वजह से जो प्लाज्मा है, डब्ल्यूबीसी, अब तुम लोग जानते हो डब्ल्यूबीसी की शेप क्या होती है? इररेगुलर, हम अवॉइड मूवमेंट कर सकते हैं, तो वो उस इररेगुलर शेप की वजह से वो बाहर निकल जाते हैं और कहाँ एंटर हो जाते हैं? वो सेल के पास एंटर हो जाते हैं जहां बहुत सारे सेल हैं और उनको क्या करते हैं? उनको बेथ करा देते हैं अपने अंदर। तो इस फ्लूइड को बोलते हैं हम लोग टिश्यू फ्लूइड। एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। कलरलेस फ्लूइड है, कहाँ पे? ऑक्यूपाइज स्पेस बिटवीन वेरियस सेल्स इन द ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर। एज द ब्लड फ्लोज इन द कैपिलरीज ऑफ टिश्यूज, द प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसी मूव्स आउट थ्रू द वॉल, तो वॉल से निकल आएंगे और जो ये फ्लूइड है इसकी वजह से क्या होगा? जो सेल है वो क्या उसके अंदर बेथ कर रहा होगा और इसी फ्लूइड को कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। The cell absorb what oxygen from this fluid and gives out CO2 and waste back into the it. तो भैया इसी से क्या लेगा? ऑक्सीजन लेगा और इसी को क्या दे देगा? हमारा प्यारा CO2 दे देगा, ठीक। फिर आता है लिम्फ। लिम्फ क्या है? फेंट येलो कलर का है। देखो टिश्यू फ्लूइड इज कलरलेस बट लिम्फ इज फेंट येलो कलर फ्लूइड that is contained in the lymph vessel। जैसे हमारे पास ब्लड वेसल है, जैसे ब्लड को कैरी करने के लिए हमारे पास क्या है? ब्लड वेसल है, वैसे ही हमारे लिम्फ्स को कैरी करने के लिए हमारे पास क्या है? लिम्फ वेसल है। और इनके पास भी क्या है? लिम्फेटिक ऑर्गन है। इनके पास और क्या है? लिम्फेटिक ऑर्गन है। तो ये जो लिम्फेटिक ऑर्गन है हम लोगों ने सुना है, स्प्लीन है, टॉन्सिल्स है ना। जितना भी टिश्यू फ्लूइड है वो कहाँ एंटर हो जाएगा? माइन्यूट से चैनल में एंटर हो जाएगा। उस माइन्यूट से चैनल को बोलते हैं लिम्फ वेसल। और माइन्यूट से चैनल को क्या बोलेंगे? लिम्फ वेसल। अब ये लिम्फ वेसल में एंटर हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे? लिम्फ बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? लिम्फ बोलेंगे, ठीक। अब लिम्फ वेसल में बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं, तो तुम्हारी बुक में डायग्राम बना होगा कि छोटे छोटे तुमको लिम्फ नोड्स दिख रहे होंगे। अब क्या है? ये जो लिम्फ वेसल है यूनाइट होती है एक जगह और कहाँ जाती है? मतलब दो लिम्फ ट्रैंक बनाती है और जाके सीधे कहाँ? नियर बाय जो वेन्स होगी उसमें जाके ओपन हो जाएंगी और वो वेन कहाँ चली जाएगी? राइट ऑरिकल में चली जाएगी। अगर हम लोग हार्ट का डायग्राम बनाए, हमारे प्यारे हार्ट, ये डार्क है, ये लाइट, तो ऐसा कुछ डायग्राम होता है। मैं तो भैया सबसे सिंपल डायग्राम यही बनाती हूँ, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ तुम लोग जानते हो वेना का आवाज आती हैं और क्या करती हैं? पोर कर देती है ब्लड, है ना। तो ये क्या होगा? ये कोई वेन में जाएगा और वेना कावा मतलब वो वेन कहाँ तक जाएगी? वेना कावा तक जाएगी और वेना कावा को दे देगी पूरा ब्लड। तो वो कहाँ चला जाएगा? हमारा पूरा कहाँ चला जाएगा? वापस से राइट ऑरिकल में चला गया। लिम्फ इज अगेन
इन जनरल सर्कुलेशन। अब जो लिम्फ है वो वापस से क्या है, जनरल सर्कुलेशन में है। तो लिम्फ में होता क्या क्या है, कंसिस्ट ऑफ WBCs होंगी, लिम्फ में सिर्फ WBCs होंगी। और मोस्टली क्या होती है, लिम्फोसाइट्स, मोस्टली क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। नो ब्लड प्लेटलेट्स, कोई ब्लड प्लेटलेट्स नहीं होंगी, और आरबीसीज भी नहीं होंगी, तो इसीलिए वो रेड कलर का नहीं होता, ठीक है। लिम्फ सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू दोस पार्ट वेयर ब्लड कैन नॉट रीच, वहां पे जहां पे ब्लड नहीं पहुंच सकता वहां पे हमारे लिम्फ कहाँ जाएंगे, लिम्फ लेके जाएगा ब्लड। lymphocytes and monocytes of the lymph defend our body by removing bacteria from the tissue। तो भैया लिम्फ के लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स क्या करेंगे, बैक्टीरिया से लड़ेंगे। ये दोनों WBCs के टाइप हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो ये WBC से लड़ेंगे, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे। चलो बात करते हैं हमारे प्यारे प्यारे ब्लड की। तो देखो हम लोग जानते हैं कि ब्लड मेनली दो कंपोनेंट से मिलके बना है, दैट इज हमारा फ्लूइड मतलब प्लाज्मा और हमारा ब्लड सेल्स, हमारे ब्लड सेल्स। तो दो कंपोनेंट्स हैं, दैट इज फ्लूइड। एक तो माशाल्लाह मेरी राइटिंग इसमें इतनी अच्छी आती है कि हमको लगता है कि बच्चों को समझ में आएगी ना। चलो फ्लूइड, और दूसरा इज आर ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स। चलो आगे बात करते हैं। तो हमारा जो ब्लड है एक कैसा है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब लिक्विड मीडियम का है और इसके थ्रू क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा डिफरेंट डिफरेंट चीजों का। इसके थ्रू क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का थ्रू आउट देयर बॉडी, थ्रू आउट आवर बॉडी, ठीक है। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता रहता है, मच्छर का भी, तो उनमें जो ब्लड है वो क्या होता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है और कंटिन्यूअस सर्कुलेट होता रहता है, हार्ट से ऑर्गन्स, ऑर्गन से वापस हार्ट, हार्ट से फिर ऑर्गन्स, ऑर्गन से वापस हार्ट। तो ये होता रहता है कि हार्ट से जाएंगे आर्टरीज के थ्रू और हार्ट में वापस आएंगे वेन्स के थ्रू। अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा तुम लोगों से, वो हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि हम लोग जानते हैं आर्टरीज, आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी हाँ, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके, एंड वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो भैया जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है और पल्मोनरी वेन है वो क्या एक्सेप्शन है कि कोई लॉजिक है, क्या वो एक्सेप्शन है कि कोई लॉजिक है कि वो क्या कैरी करेंगी, डीऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और पल्मोनरी वेन क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो सिर्फ एक्सेप्शन है कि क्या उसमें कोई थोड़ा बहुत लॉजिक, ठीक है। बता देना इसी चैप्टर मतलब इसी लेक्चर के एंड में ही बताना तुम लोग कमेंट्स में, मैं पढ़ूंगी भाई, मैं पढ़ती हूँ कमेंट्स मजे से। चलो अब ह्यूमन एडल्ट की बात करते हैं, तो उसमें कितना है, 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड है और ये पूरी बॉडी का 7 to 8% बनाता है वेट। वेट में जो पूरी बॉडी का 7 to 8% क्या है, ब्लड है। तो अगर हम ब्लड का थोड़ा सा नेचर जान लेते हैं, पूछा नहीं जाता पर जानना हमारा काम है तो हम जान, ठीक है। कैसा है, सॉल्टिश टू टेस्ट, टेस्ट में कैसा है, सॉल्टिश है, ठीक है। स्लाइटली एल्कलाइन, स्लाइटली एल्कलाइन। तो पीएच जानना है जरूरी क्योंकि पीएच पूछा जाता है, पीएच जानना है जरूरी क्योंकि क्या पूछा जाता है, पीएच पूछा जाता है। दैट इज 7.3 to 7.45। देखो अब तुम लोग जानते हो, पहले लेक्चर से फॉलो कर रहे होगे, तो जो पूछा जाता है मैं उसको क्या कर देती हूँ, हैशटैग ना। तो ये हैशटैग है भाई, याद रखना कि ये पूछा जाता है। चलो अब क्या है कि द ब्लड व्हेन टेकन फ्रॉम आर्टरी इज ब्राइट रेड इन कलर एंड इट इज डार्क रेड इन कलर व्हेन टेकन फ्रॉम वेन्स। तो ब्राइट रेड किसमें होगा, आर्टरीज से जब लोगे, और वेन्स से कैसे लोगे तो डार्क रेड होगा। ऐसा क्यों, हम लोग जानते हैं यार, हम लोग क्या है कि हम लोग जानते पहले से है, बता देते हैं बस। चलो
तो हमारे बॉडी में ब्लड में एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीम मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, है ना। हीमोग्लोबिन एक टाइप का पिगमेंट है जो हमारे ब्लड को रेड कलर देता है। बट अब आर्टरीज में होता है हाई ऑक्सीजन लेवल, आर्टरीज में होता है हाई ऑक्सीजन लेवल, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो आर्टरीज का ब्लड होता है वो ब्राइट रेड दिखता है। कैसा दिखता है? ब्राइट रेड। एंड वेन्स में होता है हाई CO2 कंसेंट्रेशन। क्या होता है? हाई CO2 कंसेंट्रेशन। तो उसमें क्या होता है? डार्क रेड होता है। ठीक है, रेड ही है। ये हम लोगों को वेन्स दिखते हैं कि ग्रीन, ब्लू, ये अलग फिनोमिना है, बट होता कैसा कलर है उसमें? रेड ही कलर होता है, एक ब्राइट है, एक डार्क है। चलो, कंपोजिशन ऑफ ब्लड बताया क्या क्या? ब्लड, देखो कितना प्यार से लिख रही हूं मैं, ब्लड सेल्स, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी लिखती हूँ तो खराब हो जाती है राइटिंग। ब्लड सेल्स और हमारे प्लाज्मा, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा, है ना। तो दो चीज है कि ब्लड सेल है और प्लाज्मा है मेन कंपोनेंट। अब ये जो ब्लड सेल्स हैं वो तीन टाइप के हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स इज आरसीबी, आरसीबी, आरसीबी नहीं आरबीसी चल, एरिथ्रोसाइट इज आरबीसी, देन हमारे ल्यूकोसाइट इज डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट्स इज प्लेटलेट्स। इतना तो हम लोगों ने खुद भी पढ़ा है और इतने हम लोग जानकार हैं अपने लिए। चलो आगे चलते हैं। ठीक, बात करें तो हमारा जो भैया ब्लड है वो कंटेन करता है 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जिनको कॉर्पसल्स भी बोलते हैं। जिनको क्या बोलते हैं? ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, और लिक्विड मैट्रिक्स जिसको हम बोलेंगे प्लाज्मा, लिक्विड मैट्रिक्स जिसको हम बोलेंगे प्लाज्मा। अब ये जो ब्लड सेल्स हैं बनते कहाँ हैं? बोन मैरो में। कहाँ बनेंगे? बोन मैरो में। कहाँ बनेंगे? बोन मैरो में। ठीक है, ये देखो कुछ दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा हम लोग बड़ा करते हैं इसको। आओ, अब शायद से दिख रहा। देखो ये होल ब्लड है, होल ब्लड इज डिवाइडेड इनटू प्लाज्मा फॉर्म्ड सेल, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब ये जो प्लाज्मा है ये, इसमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, दैट इज अमीनो एसिड, नाइट्रोजनस बेसिस और वेस्टेज, सॉरी, देन न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन, प्रोटीन 3 टाइप के दिख रहे हैं, एल्ब्यूमिन्स दिख रहा है, फिब्रिनोजेंस दिख रहा है, ग्लोब्युलिन्स दिख रहा है, गैसेस हैं। देन आओ हमारे प्यारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स में, तो तुमको दिख रहा है ल्यूकोसाइट्स, then platelets, then erythrocytes. Erythrocytes is RBCs, platelets is thrombocytes और ल्यूकोसाइट्स इज डब्ल्यूबीसीज। अब देखो ल्यूकोसाइट दो टाइप के, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स मींस ये जो ल्यूकोसाइट्स है इनका जो भाई साइटोप्लाज्म है उसमें छोटे छोटे ग्रेन्स प्रेजेंट है, उसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, इसलिए उनको क्या बोला है? ग्रेनुलोसाइट्स। एग्रेनुलोसाइट्स में क्या होंगे? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होंगे। देन ग्रेनुलोसाइट्स 3 टाइप के हैं, न्यूट्रोफाइल, बेसोफाइल, इयोसिनोफाइल। इयोसिनोफाइल, न्यूट्रोफाइल क्या होते हैं कि भैया ये न्यूट्रल डाई से ही स्टेन होते हैं, तो इसलिए क्या है? न्यूट्रोफाइल है। बेसोफाइल इज बेसिक डाई से स्टेन होते हैं। देन इयोसिनोफाइल इज, इयोसिन एक नाम की डाई है जो कि एसिडिक है, इसीलिए इसको बोलते हैं एसिडोफाइल। चलो, एग्रेनुलोसाइट्स 2 टाइप के हैं, तुम लोगों को अभी बताया था, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट, जो कि किसमें प्रेजेंट आते हैं? हमारे लिम्फ में होते हैं। हमारे किस में होते हैं? लिम्फ में होते हैं। क्या क्या? लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। चलो, तुम लोगों ने ये डायग्राम सही से समझ लिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर हम लोग प्लाज्मा की बात करें तो भैया हम लोगों ने देखा कि प्लाज्मा जो है किससे किससे मिलके बना है? मेनली तो वो वाटर होता है, मेनली क्या होता है? वाटर होता है। फिर उसमें कुछ वेस्ट होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, सॉल्ट होते हैं और बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है, प्रोटीन्स होते हैं 3 टाइप के। तो अगर हम लोग बात करें तो प्लाज्मा क्या है, कितना, कैसा है और क्या है, ये जानना जरूरी है। पेल येलो कलर का है, एल्कलाइन लिक्विड है। कैसा है?
पेल येलो कलर एल्कलाइन लिक्विड, और ब्लड का 55% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, ब्लड का 55% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है हमारा, प्लाज्मा है। ठीक, अब इसमें कुछ हम लोगों ने चीजें देखी थी, अप्रोक्सीमेट करके देखा है कि क्या क्या प्रेजेंट होता है, कुछ कुछ में अलग अलग हो सकता है। चल, वाटर जो है वो 90 to 92% है, 90 से लेकर 92%। देन प्रोटीन्स जो है वो 7 से 8% है। फिर इनऑर्गेनिक सॉल्ट क्या है, 1% है, और अदर सब्सटेंसेस क्या है, ट्रेसेस में प्रेजेंट है। तो देखो अब प्लाज्मा में क्या है, बहुत सेवरल टाइप्स के सॉल्ट्स हैं, जैसे मेनली तो क्या है, सोडियम क्लोराइड है ना, हमारा कॉमन सॉल्ट, हमारा कॉमन सॉल्ट वो बहुत मेनली है। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, फैट है, एंजाइम है, हार्मोन्स है, और एंटीबॉडीज है, और क्या करते हैं, ये डाइजेस्टेड फूड है, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी है। ठीक है, अब आगे चल लेते हैं। ये देखो, ये तो दिख रहा हो, इसके लिए हम लेते हैं रेड कलर, सो दैट तुम लोगों को आराम से ये दिखे। देखो अब ये जो हमारा प्लाज्मा है वो मेनली हम लोगों ने 3 कंपोनेंट्स में बांटा है, हम लोग ने मेनली 3 कंपोनेंट्स में बांटा है। वो 3 कंपोनेंट्स क्या है, वाटर है, वो 3 कंपोनेंट्स क्या है, वाटर है पहला, जो 90 to 92% बनाता है। देन प्रोटीन है जो 7 से 8% बनाता है, और कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो कि 1 से 2% है। ठीक है, अब प्रोटीन जो है वो हम लोग ने 3 टाइप के पढ़े, कौन सा, एल्ब्यूमिन्स, फिब्रिनोजन और ग्लोबुलिन्स। चलो, एल्ब्यूमिन का काम क्या है, रेगुलेट करना ब्लड प्रेशर, याद रखना इंपॉर्टेंट है, तो तुम लोग जानते हो इंपॉर्टेंट के लिए हैशटैग। चलो ठीक है, एल्ब्यूमिन। देन ग्लोबुलिन क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा एंटीबॉडीज का, इम्यूनिटी बनाएगा। तो है हमारा फिब्रिनोजन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है फिब्रिनोजन का, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो हमें चोट लगती है, हमें कोई चोट लगी, उसके बाद क्या होता है कि हमारी ब्लड क्लॉटिंग होने लग जाती है। अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो क्या होता है, खून बहता रहता है। ठीक है, फिर अदर फैक्टर की बात करें तो फैट है, शुगर है, सॉल्ट्स है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, हार्मोन्स है, तो ये अदर फैक्टर्स हैं। चार बॉडी ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो 3 टाइप के हैं। तो 3 टाइप कौन कौन से हैं, अगर बात करें, आर बी सी, डब्ल्यू बी सी, देन प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स आता है। चलो बात करते हैं, चलो आ जाओ। होल ब्लड, होल ब्लड 3 टाइप का, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स, इरेथ्रोसाइट्स। अब जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो देखो 2 टाइप के, ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स 3 टाइप के, न्यूट्रोफाइल, इओसिनोफाइल और बेसोफाइल। और लिम्फोसाइट्स क्या है, मतलब ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट्स क्या है, लिम्फोसाइट्स जो कि टी सेल, बी सेल, एनके सेल्स, और मोनोसाइट है ना। तो ये है पूरा हमारा क्या, पूरा ब्लड का एक सेल्स। चल अब बात करें तो ये कितना कंपोनेंट बनाएंगे, ये 45 मतलब 45% ऑफ द टोटल ब्लड कंपोनेंट है इसका। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये 3 टाइप के हैं। पहला है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जो कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेथ्रोसाइट्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेथ्रोसाइट्स। देन आता है डब्ल्यूबीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, जिनको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल्स। देन आता है प्लेटलेट, और उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। चलो अब तीनों को अलग अलग पढ़ना है कि भैया इनका लाइफ स्पैन क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। चल देखो कुछ दिख रहा है, दिख रहा है कि ये हमारा क्या है, आरबीसी है। तो आरबीसी की बात करें तो कैसा है, इसमें क्या होगा, इसमें हमारा हीमोग्लोबिन पिगमेंट होगा, इसीलिए कैसा है, रेड इन कलर है। इसमें क्या होगा, हीमोग्लोबिन पिगमेंट होगा, इसीलिए कैसा है, रेड इन कलर है। तो चल कैसी शेप है, बाइकॉनकेव है। कैसी शेप है, बाइकॉनकेव है। चल रेड ब्लड सेल्स आर आल्सो नोन एज इरेथ्रोसाइट्स। दे आर माइन्यूट, छोटे हैं,
बाइकॉनकेव है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है और जिस पर न्यूक्लियस नहीं। अब देखो इधर से दो क्वेश्चन बनते हैं, दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं बाद में, पर पहले तुम लोगों को समझा देती हूँ। पहला क्वेश्चन इज why RBC does not have nucleus। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, गिव रीजन वाई। पहला क्वेश्चन ये हो गया, देखो हैशटैग लगाया है। और दूसरा क्वेश्चन इज व्हाई आरबीसी डज नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया। ये दो क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है, गिव रीजन वाई में आ जाता है। तो देखो बाई न्यूक्लियस इसलिए नहीं है जिससे कि ऑक्सीजन के लिए जगह बने, न्यूक्लियस इसलिए नहीं है जिससे कि ऑक्सीजन के लिए जगह बने, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए नहीं है जिससे कि वो ऑक्सीजन को खुद ना यूज कर ले, वो ऑक्सीजन वो खुद ना यूज कर ले। तो दो क्वेश्चन है इससे बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया उसके पास न्यूक्लियस क्यों नहीं है और उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं है। तो न्यूक्लियस इसलिए नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन के लिए जगह बने और ऑक्सीजन वो यूज ना हो। देन माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि भैया ऑक्सीजन वो खुद ना यूज कर ले, अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाए, अलग अलग सेल तक पहुंचाए, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। In their cytoplasm is the presence of pigment, red pigment that is hemoglobin, जिससे कि ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, और हीम क्या है, हमारा आयरन है। हीम क्या है, आयरन है। ठीक है, ये बात करें हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो तीन चीज से कंबाइन होने की एफिनिटी रखता है। सबसे ज्यादा उसकी एफिनिटी है कार्बन मोनोऑक्साइड से कंबाइन होने की। चलो, पहली इज हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो सकता है। तो कहाँ लिखा जाए, कहीं छोटी सी जगह मिल जाए हमें तो हम तो वहीं लिख सकते हैं। अरे यार ये क्या वहां नहीं जाएगा, हमें यहाँ चाहिए। आप चले जाओ वहां पे। अरे चला जाता है यार, ये क्यों नहीं जा रहा है। चलो हटाओ इनको, यहीं पे रहने दो। कि पहला क्वेश्चन, पहला क्या है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हम लोग यही करते हैं ना रह जाए, इसलिए मैं यहाँ लिख दे रही हूँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, IN इधर लिख दिया है। ठीक है, क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देन हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन बना के बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके बनाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा, कार्ब अमीनो चलो इनको हटाई दो, अमीनो का ओ यहाँ लगा दे रहे, NO यहाँ लगा दे रहे, अमीनो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है किसके साथ कंबाइन होके, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन होके बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसके साथ कंबाइन होके, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन होके बनाएगा कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सुनो अब मेरी बात बहुत ध्यान से, कि हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा कंबाइन हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, उसके पास एफिनिटी है, सबसे ज्यादा एफिनिटी है किससे कंबाइन होने की, कार्बन मोनोऑक्साइड से कंबाइन होने की, और क्या बनाने की, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अच्छा तुम लोगों ने सुना होगा कि ठंडी में क्या होता है, लोग कोयला जला के रूम बंद करके सो जाते हैं, और फिर क्या होता है कि जो सुबह उठते हैं, मतलब सुबह उठ ही नहीं पाते वैसे वो लोग, तो ऐसी खबरें सुनी है कि लोग बंद करके सो गए और फिर उसके बाद उठे ही नहीं।
होता है कि ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ये बहुत पॉइजनस है। ये कैसा है? बहुत पॉइजनस है हमारे लिए, है ना, हमारे बॉडी सही से काम नहीं कर पाती है। तो इसलिए कार्बन मोनो क्या होता है कि इनकम्प्लीट कंबशन होता है। जो हमारे कोयला है और जो भी वो जला के सोते हैं ठंडी के टाइम, उसमें होता है इनकम्प्लीट कंबशन, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द क्लोज एनवायरनमेंट। तो उसकी वजह से क्या बनेगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगी? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक, फिर ये तो समझ में आ ही गया। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ एक बार पढ़ लेते हैं। इट हैज एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड रेडिली कंबाइन विद इट इन द कंडीशन ऑफ हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। जहां पे हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होगा वहां पे, ठीक है, इट फॉर्म्स एन अनस्टेबल कंपाउंड दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक अनस्टेबल कंपाउंड बना रहा है जो कि क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आप सुनो, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जहां पे हाई कंसंट्रेशन था वहां तो बन गया, जहां लो कंसंट्रेशन था यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में, which is however in condition of low oxygen concentration readily break down and releases oxygen। तो ऑक्सीजन को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। चलो आगे बात करें तो दिस प्रॉपर्टी मेक इट मोर एफिशिएंट इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज हैविंग लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। तो भैया यही किसकी प्रॉपर्टी है कि क्या कर रहा है ये हमारा ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा रहा है। ठीक है, अब अबाउट 5.5 मिलियन आरबीसीज इन क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। तो हमारे क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में कितना मिल जाएगा? 5.5 मिलियन आरबीसीज। ठीक है, इट कैन कैरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ CO2 इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगी? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। चलो, the red blood cells last about 4 months, that is 120 days। लाइफ स्पैन याद रखना। चलो सुनो एक क्वेश्चन और, डिफरेंस बिटवीन RBC एंड WBC और ब्रैकेट में लिखा होगा लाइफ स्पैन। ब्रैकेट में क्या लिखा है? लाइफ स्पैन। तो याद रखना ऐसा भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और जब इनको खत्म होना होता है, जब इनको टूटना होता है, तो ये कहाँ जाते हैं? स्प्लीन में जाते हैं, और वहां पे जाके क्या हो जाएंगे? डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, लिवर में जाकर डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। चलो आप सुनो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूछा नहीं जाएगा बट हाँ इंटरेस्टिंग है फॉर श्योर, मुझे पता है। सुनो, अबाउट 3 मिलियन आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड ईच डे। 5.5 मिलियन से 3 मिलियन डिस्ट्रॉय हो रही है। 5.5 मिलियन से 3 मिलियन पर क्यूबिक मीटर में था, बहुत सारी थी, उसमें कितनी? 3 मिलियन डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, अब उसमें 3 मिलियन डिस्ट्रॉय हो गई, तो भाई 3 मिलियन कितनी बड़ी क्वांटिटी, बट भैया उसका 4 टाइम्स बन भी जाती है, उसका 4 टाइम्स बन भी जाती है। 3 मिलियन डिस्ट्रॉय हो रही है तो 12 मिलियन बन भी रही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कहाँ बनेंगी? बोन मैरो में। ठीक है, चल इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, इसकी वजह से इनका शेप कैसे हो जाती है? बाइकॉनकेव हो जा सकती है, और इसकी वजह से क्या होता है? सरफेस वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और ऑक्सीजन का कंटेंट भी क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। जितना ज्यादा सरफेस वॉल्यूम उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन। भाई एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स में पढ़ ही चुके हैं हम लोग, डाइजेशन में हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि विलाय में क्या होता है। विलाय वो इसीलिए आती है क्योंकि उनमें सरफेस एरिया इंक्रीज करना होता है, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन। चलो आगे चलते हैं। उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, क्योंकि इरेथ्रोसाइट्स अगर माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो वो ऑक्सीजन को खुद ही यूज कर लेंगी और वो टिश्यूज तक नहीं पहुंचाएंगी, और इसी वजह से क्या होगा कि टिश्यूज के पास पहुंचेगा नहीं, तो इसी वजह से इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता कि ये यूज ही ना कर पाए, ये यूज ही ना कर पाए। चल, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं भाई, वहां लिख के बता दिए थे और वहां समझा के बता दिए थे, यहाँ लिख के बता दिए हैं। चल, अब इनमें ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, क्योंकि enable it to be more flexible for its movement in narrow capillary। तो भैया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा तो फ्लेक्सिबल नहीं हो पाएंगे, तो इसमें होता ही नहीं है जिससे कि ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो सके। चलो बात करते हैं WBCs की। किसकी बात करनी है? WBCs की, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल।
व्हाइट ब्लड सेल हमारे ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स की बात करें तो भैया सबसे मेन काम होता है, दे आर सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, दे आर सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं किससे, पैथोजन से या डिजीज कॉजिंग जर्म से। तो वैसे ही पैथोजेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, डिजीज कॉजिंग जर्म्स। तो उनसे बचाने का काम किसका है, हमारे प्यारे डब्ल्यूबीसी का है। देखो ये तुम लोगों को बता ही दिया है, ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स, बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग डब्ल्यूबीसीज की बात करें तो आरबीसीज के कंपैरिजन में ये बहुत कम होती है नंबर में, ठीक है। कितनी, 5000 to 10,000 पर क्यूबिक मीटर ऑफ मिलीमीटर ऑफ ब्लड। अब सुनो, वो 5.5 मिलियन थी, ये कितने है, 5000 ही है, 10,000 ही है। And these cells possesses a nucleus and have but don't have hemoglobin। इनमें क्या होगा, न्यूक्लियस होगा पर हीमोग्लोबिन नहीं होगा, इसीलिए कैसी दिखती है, व्हाइट कलर की दिखती हैं, और इसीलिए ये क्या है, रेड कलर की नहीं दिखती। दे आर लार्जर देन आरबीसीज, साइज में आरबीसी से ज्यादा है, और कैसा मूवमेंट करती है, अमोपॉइड मूवमेंट करती है, जैसे अमीबा मूवमेंट करता था, इरेगुलर मूवमेंट, ठीक है। फिर नंबर की बात करें तो नंबर इंक्रीज हो जाता है जब इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन लाइक निमोनिया, इन्फ्लेमेशन और ब्लड कैंसर किसी भी टाइम पे। हाँ सुनो 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 सुनो, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखिए, ब्लड कैंसर। तो भैया जब नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होता है, देखो भाइयों इंक्रीज का साइन ये होता है, ठीक है। अब नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी जब इंक्रीज होता है तो चांसेस होते हैं क्या होने के, ल्यूकेमिया होने के, ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर, क्या होने के, ब्लड कैंसर होने के चांसेस होते हैं। जब द इंक्रीज इन नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस, और डिक्रीज को बोलेंगे ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपेनिया। चल, ल्यूकेमिया a type of blood cancers develop when the number of WBCs increases affecting RBCs। किसको अफेक्ट कर रहे हैं, अब आरबीसी को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। WBCs और ल्यूकोसाइट्स आर ऑफ 5 distinct type which are classified into 2 major categories। 2 major categories जैसे तुमको बताया, presence and absence of granules in cytoplasm। तो पहला है हमारा क्या, ग्रेनुलोसाइट्स, दूसरा है ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स क्या होंगे, जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, और ए ग्रेनुलोसाइट्स क्या होंगे, जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट हैं। चलो ग्रेनुलोसाइट्स की बात करते हैं। अब हम लोगों को ग्रेनुलोसाइट्स में भी 3 पढ़े थे हम लोगों ने कि इनके साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ग्रेन्स होंगे, और सुनो इनके जो न्यूक्लियस होंगे वो लोब्ड में होंगे, लोब, बायलोब, ट्राइलोब्ड, ऐसे लोब में प्रेजेंट होंगे, और इसके बेसिस पे तुम्हें डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। चलो, cytoplasm contains granules, nucleus usually constricted into lobes, lobes में constricted है, और they are produced in bone marrow, bone marrow में प्रोड्यूस होंगे। 3 टाइप के हैं, कौन कौन से, एसिडोफाइल, बेसोफाइल और न्यूट्रोफाइल। एसिडोफाइल, बेसोफाइल और न्यूट्रोफाइल। अब एसिडोफाइल की बात करें तो भैया ये बाइलोब्ड है, याद रखना। which, क्वेश्चन सुनो, which WBC is bilobed, which WBC has a bilobed nucleus, bilobed nucleus। तो तुम बता पाओगे कि कौन सी WBC है, तो वो कौन सी WBC है, वो एसिडोफाइल है। Where each lobe is connected by a thin strand। तो देखो ये थिन स्ट्रैंड दिख रही है, 2 लोब बने हैं, और दोनों लोब को कनेक्ट करने के लिए क्या है, थिन स्ट्रैंड है। The cytoplasmic granule stain ऑरेंज रेड विद एसिडाइल इओसिन, इओसिन से होती है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इओसिनोफाइल भी बोलते हैं और एसिडोफाइल भी बोलते हैं। Their normal count is 60 to 100 per milliliter of blood, about 2 to 5% of the total WBC count। total WBC count का 2 से 5% है, ठीक है। Increase in the number of eosinophile in the blood is called eosinophilia, and it is mainly due to the parasitic infection। कोई ना कोई पैरासाइट आया होगा आपके बॉडी में, उसकी वजह से हुआ है, ठीक है। eosinophile engulfs particle
फॉर्म बाय एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अब देखो बहुत बड़ी बात है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अब एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होता है? देखो हमारा जो ब्लड है, उनकी जो आरबीसी है, उसकी जो आरबीसी है उसकी मेम्ब्रेन पे कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारा ब्लड ग्रुप्स होता है कि ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है। ये कैसे हुआ कि आरबीसी की मेम्ब्रेन पे ए टाइप का एंटीजन प्रेजेंट था तो ए ब्लड ग्रुप, बी टाइप का प्रेजेंट था तो बी ब्लड ग्रुप, कोई नहीं प्रेजेंट था तो ओ ब्लड ग्रुप, और दोनों प्रेजेंट थे तो क्या था? ए बी ब्लड ग्रुप। तो ये जो एंटीजन होते हैं, अब क्या करते हैं कि सपोज तुम्हारी बॉडी में कोई क्या बोलते हैं फॉरेन पार्टिकल आया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग उसको बोलेंगे पैथोजन। तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या बनेंगी? हमारी बॉडी में बनेंगी एंटीबॉडीज जो उससे लड़ेंगी, जो उससे लड़ेंगी, है ना। तो अब उससे लड़ने के लिए रिएक्शंस होंगी, तो इसी रिएक्शन को मतलब जो भी फॉरेन पार्टिकल आया उसको क्या करेगा? इनगल्फ करेगा जो भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, ठीक है। अब आते हैं बेसोफाइल, सॉरी बेसोफाइल। बेसोफाइल क्या है? 3 लोब्ड है। कैसा है? 3 लोब्ड है, और इसकी एफिनिटी है किससे डाई होने की? बेसिक डाई से डाई होने की, ठीक है। ब्लू ब्लैक विद देम, और क्या है? प्रोड्यूस अ केमिकल हिस्टामाइन। अब सुनो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टामाइन क्या करता है? ब्लड वेसल को डायलेट करता है, ब्लड वेसल को डायलेट करता है, मेकिंग देयर वॉल लीकी फॉर द अदर ल्यूकोसाइट्स टू फाइट जर्म्स। तो भैया लीक हो जाएंगी वॉल्स, और उसकी वजह से क्या होगा? जर्म से हमारे ल्यूकोसाइट्स फाइट कर पाएंगे। एक क्या हिस्टामाइन प्रोड्यूस किया, अब दूसरा केमिकल सो हिपैरिन प्रोड्यूस करता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है ब्लड वेसल के अंदर। हिस्टामाइन, हिस्टामाइन, हिपैरिन, हिपैरिन, हिस्टामाइन क्या करेगा? डायलेट, डायलेट, हाँ डायलेट्स ब्लड वेसल, ब्लड वेसल, ठीक है। हिपैरिन क्या करेगा? प्रिवेंट, प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड in the blood vessel, in the blood vessel, blood vessel, ठीक है। अब ये सेरोटोनिन भी सिक्रीट करता है जो कि क्या करता है? ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। सेरोटोनिन भी सिक्रीट करेगा जो कि क्या करेगा? ब्लड वेसल को, सेरोटोनिन भी सिक्रीट करेगा जो कि क्या करेगा? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल, कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो क्या करेगा? कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स। देयर नंबर रेंज इज फ्रॉम 35 to 100 per milliliter of blood, which is about 0.5 to 1% of the total WBC count. Then आते हैं A granulocytes. अब इनमें ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होंगे, तो लैक ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म एंड डेवलप फ्रॉम लिम्फ नोड्स। कहाँ से डेवलप हुए? लिम्फ नोड से और रेड बोन मैरोस, ठीक है। दे कंप्रोमाइजेस 25% ऑफ द टोटल ल्यूकोसाइट्स। टोटल ल्यूकोसाइट का 25%, दो टाइप के, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। अगर अब हम लोग लिम्फोसाइट्स की बात करें तो लिम्फोसाइट्स क्या है? स्मॉल ब्लड सेल्स हैं, बट इनका न्यूक्लियस जो है वो बहुत लार्ज है, और नंबर रेंजिंग बिटवीन 1500 to 2000 पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड। और अगर इनके नॉर्मल काउंट की बात करें दैट इज 1800 to 3000 पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड, अबाउट 30 to 35% ऑफ द टोटल WBC, टोटल WBC का 30 to 35% बना रहे हैं। देन दे आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। और अगर हम लोग बात करें कि ये क्या करेंगे, ये बनाएंगे हमारे लिम्फोसाइट ही बनाते हैं एंटीबॉडीज, और प्रोवाइड करते हैं क्या? इम्यूनिटी हमारी बॉडी को किसी भी एंटीजन से लड़ने की, और हमारे इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन को भी यही परफॉर्म करते हैं ट्रांसप्लांटेशन के दौरान, ठीक है। मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स की बात करें तो ये क्या है? इनका न्यूक्लियस जो है बहुत दे हैव लार्ज साइटोप्लाज्म विद किडनी शेप न्यूक्लियस। तो बहुत बड़ा साइटोप्लाज्म है, और इनका न्यूक्लियस कैसा है?
किडनी शेप है। कैसा है? किडनी शेप है। तो इसकी जो काउंट है वो है 200 to 700 पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड, अबाउट 3 to 7% ऑफ द टोटल WBC। और इसका जो डायमीटर है वो दैट इज 9 to 12 माइक्रोन और इन डायमीटर। अब क्या काम करते हैं? इंजेस्ट माइक्रोब्स को इंजेस्ट करते हैं, फॉरेन पार्टिकल को इंजेक्ट कर लेते हैं और स्कैवेंजर्स की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? डेड सेल्स को भी रिमूव कर रहे हैं। स्कैवेंजर्स का काम क्या होता है? क्लीनिंग ऑफ आवर एनवायरनमेंट। वैसे ही वो हमारे सेल को, मतलब हमारी बॉडी को के डेड सेल को हटा रहे हैं। फंक्शन बात कर लेते हैं सारे WBCs की। पहला इज फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, तो जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीबॉडीज फॉर्म करेंगे। और इन दिस लिम्फोसाइट्स प्ले मेजर रोल। इंट्रोड्यूसिंग वैक्सीन कंटेन्स वीकेंड और लाइव जर्म्स ड्यूरिंग वैक्सीनेशन स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। अब सुन, आया था कोरोना। क्या आया था? कोरोना आया था। तो कोरोना के बाद हम लोग ने वैक्सीन लगवाई थी। किसी ने कोविशील्ड लगवाई थी, किसी ने कोवैक्सीन लगवाई थी, अलग अलग वैक्सीन लगवाई थी। अब देखो वैक्सीन में क्या होता है कि वैक्सीन में होते हैं हमारे डेड और वीकेंड जर्म्स। डेड और वीकेंड कोरोना वायरस ही थे, वो हमारी बॉडी में डाले गए। अब उसकी वजह से क्या हुआ? डेड और वीकेंड थे तो वो हमारी बॉडी को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, तो उसकी वजह से अब ये देखो क्या थे? फॉरेन पार्टिकल्स थे। ये क्या थे? फॉरेन पार्टिकल्स थे। तो हमारी बॉडी में गए, हमारी बॉडी में उन्होंने क्या करा? एंटीजन गए, मतलब एंटीजन बाहर के प्रोडक्ट्स गए और उन्होंने हमारी बॉडी में क्या रिलीज करवाई? एंटीबॉडीज रिलीज कर। तो अब क्या होता है कि ये जो एंटीबॉडीज रिलीज होती हैं कुछ टाइम तक तो ये रहती हैं, फाइट करती हैं, फिर उसके बाद खत्म हो जाती है, ठीक है। बट हमारी बॉडी के अंदर कैपेबिलिटी है याद करने की कि भैया ये जम आया था तो हमने ये एंटीबॉडी बनाई, ये जम्स आया था तो हमने ये एंटीबॉडी बनाई। तो ये मेमोरी सेल्स याद करते हैं। ये लिम्फोसाइट्स हैं, ये दो टाइप के होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट, एक बी लिम्फोसाइट। तो जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वही हमारा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। अब बी लिम्फोसाइट्स में भी होते हैं एक बी सेल और हमारे क्या बोलते हैं, एक होते हैं बी मेमोरी सेल्स, एक होते हैं बी मेमोरी सेल्स। तो वो याद रखते हैं कि भैया ये एंटीबॉडी बन चुकी है इस एंटीजन से, तो अब जब भी वो हमारे ऊपर अटैक करेगा वो जो हमारे बी मेमोरी सेल्स है वो याद रखेंगे, ठीक है। बट एक क्वेश्चन तुम लोग के लिए कि हम लोगों को जो कॉमन कोल्ड होता है किसी ना किसी वायरस से होता है, ठीक है। तो भाई एक बार हमारे अंदर कॉमन कोल्ड हुआ, एंटीबॉडीज बन गए, बट हमारी बॉडी में दोबारा कॉमन कोल्ड क्यों होता है? जब हमें हो चुका है, एंटीबॉडीज बन चुकी है, हमारे एंटीबॉडीज को याद रहेगा, मेमोरी सेल्स को याद रहेगा कि ये एंटीबॉडी बनाई थी, तो हमें क्यों हो रहा है दोबारा बार बार कॉमन कोल्ड? ये तुम लोग मुझे बताओगे, ठीक है। चल आगे पढ़ लेते हैं। These antibody later destroy the particular disease causing germs. When disease causing germs enter into the bloodstream, they produces toxin. कुछ टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, पॉइजन प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो एंटीबॉडीज है ये एंटी टॉक्सिन्स की तरह काम करती है और न्यूट्रलाइज कर देती है पॉइजन के इफेक्ट को। चलो, टू डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट जर्म्स के अगेंस्ट वी फील इन्फ्लेमेशन ऑन आवर स्किन, हमारे इन्फ्लेमेशन होती है। इट occurs due to the reaction of tissue to injury or invasion of germs। तो वो इसलिए हुई है कि भैया कोई जर्म्स अंदर गया है या कोई इंजरी हुई है। The inflamed spot can be identified by redness, swelling, pain, increased local heat, etc. The leukocyte migrate through the wall of blood capillaries by diapedesis और ये फाइट करेंगी वहां के जर्म्स। चल फिर to ingest and destroy bacteria, तो phagocytosis, ingest मतलब इनगल्फ करके खा लो, ठीक है। This is a defensive process against germs in which WBC especially neutrophile engulf the bacteria, बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेगी, मतलब phagocytosis करेगी, और rapid increase in WBCs up to 50,000 or more indicates some of infection in the body। तो कोई भी अगर 50,000 से ज्यादा WBC काउंट है तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है, उसकी वजह से WBCs बनी है। लास्ट पार्ट हमारे ब्लड सेल्स का है प्लेटलेट्स। तो अगर हम लोग प्लेटलेट्स की बात करें तो हम लोग जानते हैं प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ये हमारी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स नाम होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड।
तो ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड है, याद रखना। इरेगुलर शेप है, फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल with a very short lifespan, that is 3 to 5 days, 3 to 5 days का है। In an adult their numbers may vary from 2 lakh to 4 lakh per cubic milliliter of blood। then they are कहाँ डिस्ट्रॉय होंगे, स्प्लीन से, और बनेंगे कहाँ से, रेड बोन मैरो से। क्या हेल्प करेंगे, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करेंगे। चल फंक्शन, जनरल फंक्शन की बात कर लेते हैं हमारे प्यारे, ब्लड के जनरल फंक्शन की, मतलब जो सब कर रहे हैं। तो पहला इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, कि भैया हमारा जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करता है हार्ट से, मतलब लंग्स से ऑक्सीजन कहाँ तक, अलग अलग टिश्यूज तक, अलग अलग सेल्स तक, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अब अलग अलग सेल से कहाँ लेके जाएगा, वापस लंग्स में लेके जाएगा। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल, तो जितना भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको किडनी तक लेके जाएगा, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंजेस्टेड डाइजेस्टेड फूड, जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, न्यूट्रिएंट्स लेके जाएगा, अलग अलग कॉर्नर्स तक लेके जाएगा। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है कि हार्मोन, जहां हम लोग जानते हैं हार्मोन्स की जरूरत कहीं और होती है, सिक्रीट कहीं और होता है, तो वहां से यहाँ लाने में हेल्प करता है, हमारा ब्लड ही हेल्प करता है, क्योंकि हार्मोन्स आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना। फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, ब्लड क्लॉटिंग करना। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, हमारी बॉडी में हीट और टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट करना। और प्रिवेंशन ऑफ इंफेक्शन एंड वुंड हीलिंग करना। चल बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म। भाई बहुत ही इजी होती है, देखो तुम लोग यहाँ पहले वो देख लो, फिर हम लोग उसके आगे चलते हैं। कि तुम लोग देख रहे होगे कि ये जो हमारे WBCs हैं, सॉरी थ्रोम्बोसाइट्स हैं, देखो कैसे, चलो आगे चलते हैं। चल जब भी हमें कट लगता है ना, तो हम लोग के जो कट्स लगे हैं, मैं अपना कट देने लग गई, हाँ, तो जो हमारे कट लगे हुए हैं उसके बाद क्या होता है, वहां पे ब्लड क्लॉटिंग होती है। ये भैया ये जो ब्लड क्लॉटिंग है, ये सीलिंग ऑफ ब्लड है, वो एक स्टेप में नहीं हो जाता कि एक स्टेप हुआ खत्म, वो निकल जाता, खून जम गया, बस खत्म, नहीं भाई। इट इज अ मैकेनिज्म, इट इज मतलब लाइक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी, और इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कैल्शियम, दैट इज कैल्शियम आयन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ये हम लोगों को चाहिए होता है, ठीक है। चलो, most people get cuts and scrapes from time to time, yet we do not bleed to the death because of blood contains a sealing material, self-sealing material that plugs leaks. Okay, the sealant is always present in an inactive form called fibrinogen. अब याद आया, प्लाज्मा में हमारे पास एक प्रोटीन था जिसका नाम था फिब्रिनोजन, वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। अब उसको एक्टिव करने के लिए हमें काम करना होगा, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस करनी होगी। अ क्लॉट फॉर्म्स ओनली व्हेन दिस प्लाज्मा प्रोटीन इज कन्वर्टेड टू इट्स एक्टिव फॉर्म दैट इज फिब्रिन, व्हिच एग्रीगेट्स इनटू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ द क्लॉट। फ्रेमवर्क के लिए, क्लॉट के फ्रेमवर्क के लिए ये काम करे। द प्रोसेस ऑफ क्लॉट formation at the site of blood loss from the body is called clotting or coagulation। किसी को क्या बोलोगे, क्लॉटिंग बोलोगे, कोगुलेशन बोलोगे। अब देखो, जो क्लॉटिंग है, कोगुलेशन है, उसमें बहुत सारी सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है, और which culminates the formation of the fibrin threads, fibrin के threads बनाने का काम। Clotting of blood prevents further loss of blood and entering pathogenic microorganism inside our body, ठीक है। Blood clotting involves participation of many substances। देखो जैसे कि मैं तुम लोग को बताया कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज हमारा कैल्शियम। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कैल्शियम आयन, और इसी को बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर या कोगुलेशन फैक्टर। चल अब हम लोग को बात करें तो ये जो एंटायर ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस है वो 4 सिंपल स्टेप में डिवाइडेड है। पहला स्टेप स्टेज 1 दैट इज फॉर्मेशन ऑफ
enzyme thrombokinase or thromboplastin by the injured tissue cell or the platelets. तो भैया जहां पे ये चोट लगी वहां से क्या रिलीज होगा, एंजाइम रिलीज होगा जिसका नाम क्या है, थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसका नाम क्या है, थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन, वो रिलीज हुआ। दूसरा, यही थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, कैल्शियम आयन के साथ मिलके कन्वर्ट करेगा प्लाज्मा प्रोटीन दैट इज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, किसको, प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट करेगा, थ्रोम्बिन में। और प्रोथ्रोम्बिन कहां से फॉर्म हो रहा है, लिवर से फॉर्म हो रहा है, ठीक है। फिर थर्ड स्टेज, ये जो एंजाइम थ्रोम्बिन बना, ये क्या करेगा, इनसॉल्युबल फिब्रिनोजन मतलब इनएक्टिव फिब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देगा फिब्रिन में, किसमें कन्वर्ट कर देगा, फिब्रिन में। और ये जो फिब्रिन है ये सॉलिड सब्सटेंस बनाएगी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, और यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे जहां पे वो चोट लगी है, और वहां पे एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, और उस पे क्या जाएंगे, उस पे हमारी ब्लड वेसल्स मतलब ब्लड सेल्स जाके अटैच हो जाएंगी। द ब्लड corpuscles get entangled in the mesh and together settle down as a clot and thrombus. Clotting within an intact blood vessel, usually a vein, is called thrombosis. उसको क्या करेंगे, thrombosis. The clot may dissolve spontaneously. तो भैया क्लॉट क्या है, डिसॉल्व भी हो जाता है स्पॉन्टेनियसली। अब देखो ये मुझे तुम लोगों को यही डायग्राम दिखाना था, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको समझाने के लिए। देखो जैसे डैमेज हुआ ब्लड वेसल में, क्या रिलीज हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ, उसने कैल्शियम आयन के साथ मिलके क्या बना दिया, हमारा बनाया क्या, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो थ्रोम्बिन है वो क्या करेगा, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा, और फिब्रिन क्या करेगा कि नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, और उस पर क्या होंगे, ब्लड सेल जाके ट्रैप हो जाएंगी। चलो लिखते हैं, देखो मैं लिखती हूँ, तुम, मुझे तो याद रहता ही है, तुम लोगों को याद रहे बस, तो तुम लोग भी लिख लेना। स्टेप 1 क्या हुआ, चोट लगी, चोट लगी वहां से क्या रिलीज हुआ, थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लास्टिन। अब क्या हुआ, स्टेप 2, अब ये जो थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन था, इसने कैल्शियम आयन के साथ मिलके क्या किया, प्रो थ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, थ्रोम्बिन में, किसमें कन्वर्ट कर दिया, थ्रोम्बिन में। किसने, हमारे थ्रोम्बोकाइनेज ने, थ्रोम्बोकाइनेज ने किसके साथ मिलके, कैल्शियम आयन के साथ मिलके। देखो इसको मैं दूसरे कलर से ही लिखूंगी अभी दोबारा, ठीक है, जिससे कि तुम लोग को याद। स्टेप 3, ठीक, ये थ्रोम्बिन किसको क्या करेगा, फिब्रिनोजन को, फिब्रिनोजन को, नोजन को कन्वर्ट करेगा फिब्रिन में, जो कि क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि क्या है, थ्रेड्स बनेंगी, थ्रेड्स। और ये थ्रेड्स क्या बनाएंगे, नेटवर्क। स्टेप 4, ये थ्रेड्स ने बनाया नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ फिब्रिन, नेटवर्क ऑफ फिब्रिन, और उसमें क्या हुआ, accumulation of blood cells, of blood cells, ठीक है। अब मुझे ये जरा दो चीज उससे लिखनी है, अलग अलग पेन से लिखनी है, मैं इसको जरा थोड़ा रिलेज कर दूं। पेन से लिखते हैं क्या, थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज प्लस कैल्शियम आयन,
प्लस कैल्शियम आयन, और यहाँ पे क्या होगा, थ्रोम्बिन। ओके, चलो ये है पूरी 4 स्टेप की हमारी क्या, हमारी ब्लड मैकेनिज्म, ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म। चलो आगे चले, ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं। सबका अलग अलग ब्लड ग्रुप है, किसी का ए ग्रुप है, किसी का बी ग्रुप है, किसी का ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, जो भी ब्लड ग्रुप है वो कैसे आया भैया, इसको कहते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप है। तो इसमें क्या होता है कि हम, एक साइंटिस्ट थे कार्ल लैंडस्टेनर, उन्होंने पढ़ा कि जो ह्यूमंस हैं उनके आरबीसीज के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट है, कुछ क्या प्रेजेंट है, एंटीजेंस प्रेजेंट है, और इनकी प्रेजेंस की वजह से क्या हो रहा है कि उनके ब्लड टाइप्स अलग अलग हो रहे हैं। चलो, कार्ल लैंडस्टेनर रिकॉग्नाइज 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप in human beings, commonly known as ABO blood grouping. These blood groups are based on the presence or an absence of antigen. तो 2 टाइप के एंटीजेंस हैं और 2 टाइप के एंटीबॉडीज हैं। तो एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। तो अगर हम लोग एंटीजन की बात करें तो ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है, जो कि कहाँ मिलेगा, आरबीसी की सरफेस पे मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मिलेगा। और हमारा एंटीबॉडी क्या है, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है, जो कि हमारे कहाँ मिलेगा, ब्लड प्लाज्मा में मिलेगा। चलो, ये कुछ दिख रहा होगा कि जो ए ब्लड ग्रुप वाला है, तो जैसे मैं यहाँ 1 मिनट बता दे रही तुम लोगों को, जैसे कि सपोज कलर अलग ले लें, लाल कलर ले लें, चलो ठीक है, ये हमारी आरबीसी थी, आरबीसी के मेम्ब्रेन पे एक ब्लड ग्रुप था, ए एंटीजन था, तो ये क्या हो गया, ए ब्लड ग्रुप हो गया। ठीक है, आरबीसी की मेम्ब्रेन पे बी एंटीजन था, तो ये क्या हो गया, बी ब्लड ग्रुप हो गया। कोई नहीं था तो ओ हो गया, और दोनों थे तो क्या हो गया, ए बी हो गया। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। देखो तुम लोगों को दिख रहा होगा, है ना। अब 4 ब्लड ग्रुप बने हैं। ब्लड ग्रुप ए having antigen A and antibody B। देखो, अब ब्लड ग्रुप ए के पास अपना एंटीजन ए है, पर एंटीबॉडी जस्ट अपोजिट वाली होगी, एंटीबॉडी जस्ट अपोजिट वाली होगी। तो एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन क्या होगा, बी होगा, और एंटीबॉडी ए होगी। देन जो ए बी है उसके पास दोनों एंटीजन होंगे तो एंटीबॉडी होगी ही नहीं। और जो बी ओ वाला है, अगर उसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो मतलब दोनों एंटीबॉडी होंगी, ए और बी, ए और बी। देखो यहाँ पे देख लेते हैं इस डायग्राम में कि ए ब्लड ग्रुप टाइप में एंटीबॉडीज क्या थी, प्लाज्मा में बी थी, और ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स में एंटीजन कौन से थे, ए थे। ऐसे ही बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी क्या थी, ए थी, और बी में क्या है, एंटीजन क्या है, बी है। ए बी में क्या है, नन एंटीबॉडीज, और एंटीजन क्या है, ए बी दोनों है। और ऐसे ही ओ में एंटीबॉडीज दोनों है और एंटीजन एक भी नहीं। चलो, एग्लूटिनेशन। अच्छा, एग्लूटिनेशन का मतलब हम लोग को पहले समझाते हैं। क्या होता है कि जैसे हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं, तो पहले के टाइम में तो हम लोग जानते नहीं थे इतना कि ए वाले को ए का ग्रुप दो, या ए बी का दो, या ओ का दो, हम लोग इतना तो जानते नहीं थे, है ना। तो ओ का नहीं मिलेगा ए को, तो ए बी का दो या ए का दो, तो ये तो हम लोग जानते ही नहीं थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, हम लोगों ने गलत इंसान को गलत ब्लड, मतलब एक इंसान को गलत ब्लड ग्रुप चला दिया, तो उसकी बॉडी ने उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनाई थी उसके लिए तो वो लड़ने लग गई। ठीक है, फर्स्ट टाइम तो ट्रांसफ्यूजन जब हुआ था उस पर ज्यादा इफेक्ट तो नहीं दिखा, क्योंकि उतनी एंटीबॉडीज नहीं बन पाई। बट दूसरी बार सेम ट्रांसफ्यूजन हुआ, सेम गलती हुई, तो उस पर्सन की डेथ हो गई। तो ये इसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन। इसको क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन, जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रही है। चलो, antigen A, that is blood group A, and antibody A, that is blood group B, are incompatible। मैंने क्या बोला, एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए दोनों अलग अलग ब्लड ग्रुप हैं कि नहीं। देखो, ये बनेगा ए ब्लड ग्रुप और ये बनेगा बी ब्लड ग्रुप, क्योंकि एंटीजन
ए वाला तो ए ब्लड ग्रुप है, पर एंटीबॉडी ए वाला क्या होगा, ब्लड ग्रुप बी होगा। और ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, इनकम्पैटिबल होंगे। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इनकम्पैटिबल होंगे। सिमिलरली एंटीजन बी एंड एंटीबॉडी बी आर इनकम्पैटिबल, एक दूसरे से इनकम्पैटिबल। ये वर्ड तुम लोग आजकल बहुत यूज करते हो, वी आर इनकम्पैटिबल। सो ये हमें किस में यूज करना है, हमें यूज करना है हमारे प्यारे ब्लड ग्रुप्स में। ओके, when blood from two different blood groups A and B is mixed, clumping occurs due to antigen antibody reaction। तो इनका इंटरेक्शन की वजह से क्या हुआ, क्लम्पिंग हुई। और इसी क्लम्पिंग को, इसी क्लम्पिंग रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, एग्लूटिनेशन बोलते हैं। इसी क्लम्पिंग और इसी क्लम्पिंग के रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एग्लूटिनेशन बोलेंगे। अब देखो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते समय, ब्लड को अगर हम लोग किसी को दे रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हम लोग ध्यान में रखते हैं कि भैया उसका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, ज्यादातर सेम होना चाहिए। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मिलना चाहिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव मिलना चाहिए। अभी हम लोगों ने नेगेटिव वाली बात नहीं करी है, वो हम लोग को करनी है पॉजिटिव नेगेटिव आता कैसे, ठीक है। अब because of agglutination, transfusion of blood between individuals of different AO blood grouping is not possible। नहीं पॉसिबल है भाई, क्योंकि एक ट्रांसफ्यूजन होगा, जैसे बिसाइड द ट्रांसफ्यूजन ऑफ वंस ओन टाइप ऑफ ब्लड दैट इज A to A, B to B एक्सेट्रा, द अदर पॉसिबल ट्रांसफ्यूजन कैन बी मेड एज फॉलोज। तो ये है कुछ ट्रांसफ्यूजन कि पर्सन हैविंग O ब्लड ग्रुप कैन डोनेट ब्लड टू पर्सन ऑफ एनी ब्लड ग्रुप, ठीक है, क्योंकि भैया उसमें कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, एंटीजन है ही नहीं, ठीक है। तो O वाला क्या करेगा, तो डोनेट कर देगा हर किसी को, तो क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। और बी, ए बी वाला यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, क्योंकि सबसे ले लेगा भाई, उसमें कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, एंटीबॉडी है ही नहीं, वो सबसे ले लेगा, है ना। तो भाई ये क्या करेगा, ये सबसे ले लेगा, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो O इज द यूनिवर्सल डोनर एंड AB इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। चलो बात करते हैं RH फैक्टर की। बात करते हैं, चलो बात करते हैं RH फैक्टर की। तो या तो RH पॉजिटिव हो सकता है या तो RH नेगेटिव, मतलब हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है पॉजिटिव नेगेटिव उसी के हिसाब से चलता है ना। तो क्या होता है कि रेसेस एक नाम के मंकी थे, उनमें ये फैक्टर डिस्कवर हुआ था और उनसे देखा गया कि हम लोग में भी ये फैक्टर है कि अगर हमारे RBC की मेम्ब्रेन में ये RH एंटीजन प्रेजेंट है, RH एंटीजन प्रेजेंट है, तो हमने बोल दिया कि हम क्या है, RH पॉजिटिव है, और RH एंटीजन नहीं प्रेजेंट है तो हम क्या है, RH नेगेटिव है, ठीक है। तो इसी से बना A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं, तो in addition to A, B antigen, most human RBCs possesses RH factor। तो RH फैक्टर प्रेजेंट है तो RH पॉजिटिव, नहीं प्रेजेंट तो RH नेगेटिव। ह्यूमन कैन बी कैरेक्टराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। RH stands for SS, a common monkey in which factor was first discovered। ये फैक्टर डिस्कवर हुआ है पहली बार, ठीक है। अब when the blood of RH positive person is given to RH negative person, antibodies develops in the blood of RH recipient। RH positive वाले से RH पॉजिटिव वाले को हमने क्या 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 कर दिया है, RH नेगेटिव वाले को RH पॉजिटिव का ब्लड दे दिया है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि भैया एंटीबॉडी डेवलप होने लग जाएंगी। पर सेकेंड ट्रांसफ्यूजन में क्या होगा, सेकेंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ RH ब्लड टू सच अ पर्सन, क्लम्पिंग ऑफ डोनर्स ब्लड सेल अप। तो क्लम्पिंग होने लग जाएगी, क्या होने लग जाएगी, क्लम्पिंग होने लग जाएगी, बिकॉज RH एंटीबॉडीज already develops in the recipient's blood react with RH antigen। तो भैया RH एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है और वो किससे रिएक्ट करेंगे, RH एंटीजन से रिएक्ट करेंगे, और इसकी वजह से जो क्या है पर्सन है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए अब हम लोग RH फैक्टर को भी एज मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले देखते हैं जरूर, है ना। फॉर द अबव रीजन RH फैक्टर इज आल्सो टेकन इनटू द अकाउंट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। चल भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत पूछी जाती है और ये इस चीज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। RH फैक्टर इन प्रेगनेंसी। अब सुनो,
मैंने कहा RH फैक्टर इन प्रेगनेंसी, मैंने कहा when a man is RH positive and he marries a woman which is RH negative, woman which is RH negative. In their first pregnancy, the child is RH positive, RH positive. पहली प्रेगनेंसी में तो भैया क्या होगा, ह्यूमन मतलब वुमेन की बॉडी में क्या होगा कि एंटीजन एंटीबॉडीज बन जाएंगी, पर उतनी नहीं बन पाएंगी कि वो फर्स्ट प्रेगनेंसी में हार्म कर पाए, पर उतनी नहीं बन पाएंगी कि वो फर्स्ट प्रेगनेंसी में हार्म कर पाए, ठीक है। बट ये हुआ फर्स्ट चाइल्ड। मैंने कहा सेकेंड चाइल्ड में भी क्या हुआ कि जो चाइल्ड है वो भी क्या है, RH पॉजिटिव ही है, तो ये चाइल्ड सरवाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी जो RBCs हैं वो बर्स्ट हो जाएंगी, और इसी कंडीशन को बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है, इसी कंडीशन को बोलते हैं। तो भैया अब तो हम लोगों को पता चल गया है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इससे पहले इंजेक्शन ही दे देते हैं जिससे कि एंटीबॉडीज बने ही ना, ठीक है, और सरवाइव कर जाए हमारा दूसरा चाइल्ड। चल बात करते हैं। RH factors plays a crucial role in child's birth out of marriage between RH negative and RH positive, RH negative women and RH positive men, ठीक है। During pregnancy, the RH fetus stimulates formation of antibodies in the RH negative mother's blood, for sure होंगी, ठीक है। During the first pregnancy, enough antibodies are not produced to harm the fetus, fetus को harm करने के लिए नहीं है। However, if such a mother gets pregnant again, the subsequent RH positive fetus will be exposed to the anti-RH antibodies produced by the मदर की बॉडी से, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसके जो लार्ज नंबर ऑफ RBCs हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ड्यू टू क्लम्पिंग, और इसी को बोलते हैं हीमोलिसिस ऑफ ब्लड इन द फीटस रिजल्टिंग इन, सुन लो, रिजल्टिंग इन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी है और ये पूछी भी बहुत जाती है, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इतना लंबा नाम धीरे से पढ़ते हैं, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, एकदम नाम याद करके जाना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी को बोलते हैं हीमोलिटिक जॉन्डिस, इसी को क्या बोलते हैं, हीमोलिटिक जॉन्डिस, और इसी को बोलेंगे इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, इस डिसीज की वजह से जो डेथ होगी, मतलब हमारे एम्ब्रियो की, डेवलपिंग एम्ब्रियो की डेथ हो जाएगी, या तो बिफोर बर्थ हो जाएगी या तो आफ्टर पार्चुरेशन हो जाएगी, मतलब आफ्टर द बर्थ, ठीक है, आफ्टर द डिलीवरी, ठीक है। अब ये तो पूरा इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब हम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा पार्ट 2 आएगा इसका, उसमें हम लोगों को हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, दैट इज ह्यूमन हार्ट, सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, सारी चीजें उसमें बहुत डिटेल में पढ़नी है, ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो ये लेक्चर आज के लिए इतना ही। होप यू अंडरस्टैंड टुडेस लेक्चर। बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी चैप्टर के। बाय।